हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के डी अकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग आर्थिक भूगोल जो है इसमें 200 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न और उत्तर जो है ना, जो फैक्चुअल जो है पूछे जाते हैं। हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 200 महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। साथ ही साथ जो है क्वेश्चन आंसर के साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा रिविजन होगा क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पूरा 200 प्रश्नों को लिया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए लगभग 400-500 प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमारा प्रयास है कि कम से कम समय में पूरा रिवाइज करना। तो इसमें देखिए 20 मिनट में 25 मिनट में कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप धैर्य बना के सुने, और अगर आपको यह हमारा अप्रोच अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए समय न जाया करते हुए हम अपने पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अपना हम हाइड कर लेते हैं यहाँ पे जो है फेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो पहला प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल का मुख्य सरोकार किस बात से है। तो आर्थिक भूगोल का मुख्य सरोकार किस बात से है, तो इसका एक मानव की आर्थिक क्रियाओं के स्थानिक वितरण और उनके प्रतिरूपों का अध्ययन करने से है। इसके अंतर्गत हम उत्पादन, ये व्याख्या हम देख रहे हैं, विनिमय, उपभोग और संसाधनों के स्थानिक संगठन का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल में हम क्या देखते हैं, इनके अंतर्गत जो है उत्पादन, विनिमय, उपभोग, संसाधनों के स्थानिक संगठन का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। ठीक है, इसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं के जो है स्थानिक वितरण के संबंध में देखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कमर्शियल ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें आर्थिक भूगोल का मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। तो इसके हैं जॉर्ज चिसोल्म है। ठीक है, चिसोल्म ने वाणिज्यिक डेटा को स्थानिक परिप्रेक्ष्य में रखकर इस विषय की आधारशिला रखी थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि आर्थिक क्रियाओं को जो है मुख्य रूप से कितने स्तरों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से 5 स्तरों पर देखते हैं, जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम। ठीक है, अभी आगे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि कैसे प्रश्न आए गए हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकासशील या पिछड़ी से जो है विकसित अवस्था की तरफ बढ़ती है, ठीक है, तो उस तरह जो है इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो है क्रियाकलापों में जो जनसंख्या है संलग्न होती जाती है। ठीक है, अब देखते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है। तो प्राथमिक जो आर्थिक क्रियाकलाप है, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होता है, ये सीधे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे कृषि करना, खनन, आकेट, भोजन एकत्रीकरण, मत्स्य पालन, वानिकी। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि किन क्रियाकलापों से संबंधित है। तो कृषि, खनन, आकेट, भोजन एकत्रीकरण, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सब किससे संबंधित है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज से संबंधित है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राथमिक जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न श्रमिक होते हैं, श्रम शक्ति को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कार्यों में शारीरिक श्रम की आवश्यकता अधिक होती है और यह आउटडोर कार्य होता है। ठीक है, तो यह जो है आउटडोर मतलब घर के बाहर कार्य किया जाता है, क्योंकि प्रकृति से सीधा संबंध होता है इसमें, और इसलिए इनको रेड कलर वर्कर्स कहा जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न जो श्रमिक होते हैं उनको हम लोग रेड कलर श्रमिक के नाम से जानते हैं। अब द्वितीय क्रियाकलाप देखते हैं। द्वितीय आर्थिक क्रियाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, इसमें कच्चे मालों का प्रसंस्करण या वैल्यू एडिशन करना होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम विनिर्माण, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग, निर्माण या कंस्ट्रक्शन कार्य को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी में एक्टिविटीज में विनिर्माण, उद्योग, प्रसंस्करण, निर्माण, है ना, कंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब सम्मिलित होता है, जिसमें जो है कच्चे मालों का प्रसंस्करण होता है और मूल्य जो है संवर्धन होता है। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय आर्थिक क्रियाओं में जो संलग्न श्रमिक होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें हम ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। ठीक है, ब्लू वर्कर, ठीक है, ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। ठीक है, यह नाम कारखानों और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कुशल अर्धकुशल श्रमिकों को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग तृतीय आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जो है, तो तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है, ये अमूर्त सेवाओं का उत्पादन और विनिमय करती है। ठीक है, तो तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप जो है अमूर्त सेवाओं से संबंध होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे परिवहन हुआ, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। और इसमें जो है संलग्न जो श्रमिक होते हैं क्या कहा जाता है, तो इनको पिंक कलर
वर्कर कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के पारंपरिक व्यवसाय जैसे रिटेल, शिक्षण, कार्यालय कार्य से जुड़े कर्मियों को यह नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि चतुर्थक क्रियाओं का मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, तो इनका मुख्य फोकस क्या होता है? इनका मुख्य फोकस होता है ज्ञान, अनुसंधान, सूचना प्रसंस्करण और सूचना का प्रबंधन। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? तो ज्ञान का, अनुसंधान का, सूचना प्रसंस्करण, सूचना का प्रबंधन, ये सब काम जो है चतुर्थक क्रियाकलापों में समाहित किया जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वित्तीय नियोजन, कर परामर्श, सांख्यिकी विद्य और उन्नत अनुसंधान सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो चतुर्थक क्रियाकलापों में, और इनको जो है वाइट कॉलर जो है वर्कर कहते हैं। ठीक है, जबकि जो पंचम आर्थिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं उन्हें हम गोल्ड कलर वर्कर कहते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे चतुर्थक पंचम आर्थिक क्रियाओं में दोनों को संलग्न गोल्ड कलर कहा जाता है, लेकिन चतुर्थक को व्हाइट कलर, ठीक है, इनको व्हाइट कलर कहा जाता है। ठीक है, और जो पंचम होते हैं उन्हें गोल्ड कलर श्रमिक कहा जाता है। इसमें पंचम में आते हैं नीति निर्माता, शीर्ष वैज्ञानिक, कानूनी सलाहकार, बड़ी कंपनियों के सीईओ जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि जो सीईओ होते हैं या कानूनी सलाहकार होते हैं, नीति निर्माता, वैज्ञानिक किस आर्थिक क्रियाकलाप में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है हमको कि ये सब जो है पंचवी आर्थिक क्रियाकलाप में है, और जबकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वित्तीय नियोजक, कर परामर्श, ये सब चतुर्थक में है। और तृतीयक में जो है कौन आते हैं? परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य, बैंकिंग, पर्यटन, शिक्षा, ये सब सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आर्थिक क्रियाकलापों को देखा। अब देखते हैं कि कृषि औद्योगिक अवस्थिति का केंद्रीकृत वलय सिद्धांत। ठीक है, एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी इसको कहा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी जो है कौन दिया? तो यह जो है वान थ्यूनन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? तो 1826 में, और इन्हीं के द्वारा आइसोलेटेड स्टेट जो है पुस्तक भी लिखा गया था। ठीक है, तो कई प्रश्न इनसे जो है कि कब दिया गया, तो 1826 में। इनके पुस्तक का क्या नाम था? तो आइसोलेटेड स्टेट था। और इस थ्योरी को क्या कहा जाता है इनके द्वारा दिया गया? तो एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी। ठीक है, या वैकल्पिक भूमि सिद्धांत भी इसको कहते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वान थ्यूनन का मॉडल परिवहन लागत, बाजार से दूरी के आधार पर कृषि भूमि उपयोग के स्थानिक संगठन को समझाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो वान थ्यूनन का मॉडल है यह परिवहन लागत पर और बाजार से दूरी के आधार पर जो है कृषि भूमि उपयोग के स्थानिक संगठन को समझाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वान थ्यूनन के मॉडल के अनुसार बाजार के निकटतम प्रथम वलय में किस चीज़ की कृषि की जाती है? तो इसमें जो है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे दूध, ताज़ा सब्जियां और भारी। ठीक है, तो ये जो है प्राथमिक वलय में आते हैं, और सेकेंडरी में जो है ईंधन, लकड़ी आते हैं। ठीक है, तो जब देखते हैं कि कितने भागों में बांटे, तो इच्छा जो है इन्होंने वलय दिया था। ठीक है, कैसे बताया था कि भूमि उपयोग कैसे परिवहन लागत जो है और बाजार से दूरी जो है निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो इन्होंने 6 वलय की बात किया था, जिसमें जो पहला बाजार के निकटतम होता है उसे मार्केट गार्डनिंग वगैरह कहते हैं, जिसमें शीघ्र खराब होने वाली जैसे ताज़ा फल, सब्जियां, दूध, ये सब आता है इसमें। सेकंड में आता है लकड़ी। ठीक है, भारी लकड़ी जो प्रयोग किए जाते हैं उद्योगों में। और जो थर्ड होता है इसमें विदाउट फॉलो लैंड और पास्चर आते हैं। ठीक है, तो मार्केट हो गया, मार्केट गार्डनिंग हो गया, और जलाऊ लकड़ी हो गया। फिर आ गया कि इसमें विदाउट फॉलो लैंड और पास्चर होता है, और जो उसके बाद चौथा होता है वो फॉलो विथ पास्चर होता है, मतलब इसमें परती भूमि भी होती है और जो है पास्चर भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा आता है आपका 3 फील्ड सिस्टम, फिर आता है आपका लास्ट जो है कम्यूटर जोन। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि लीस्ट कॉस्ट थ्योरी जो है न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत औद्योगिक अवस्थिति के संबंध में, ये पूछ लीजिए कि लीस्ट कॉस्ट थ्योरी किससे संबंधित है? तो औद्योगिक अवस्थिति से संबंधित है। कब दिया गया? तो 1909 में। किसके द्वारा दिया गया? तो अल्फ्रेड वेबर के द्वारा दिया गया। तो वेबर ने उद्योगों की स्थापना के लिए परिवहन लागत, श्रम लागत और समूहन को जो है मुख्य आधार बनाया था। ठीक है, तो इन्होंने जो है वेबर ने बताया था किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए परिवहन लागत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, श्रम लागत और समूहन, जिसमें सबसे अधिक बल इन्होंने जो है परिवहन को दिया था। ठीक है, और कब दिया था? 1909 में। थ्योरी अपना लिस्ट कास्ट थ्योरी इसको कहते हैं। ठीक है, लिस्ट कास्ट लोकेशन थ्योरी। अब आगे हम देखते हैं कि वेबर के द्वारा दिया गया जो मैट्रिक इंडेक्स है। ठीक है, इन्होंने
कई शब्दावलियों का प्रयोग किया था वीवर। यहाँ पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ठीक है। तो मटेरियल इंडेक्स जो है इन्होंने दिया था, इसका फार्मूला दिया था कि रॉ मटेरियल अपान जो है फिनिश जो है प्रोडक्ट, ठीक है। इसके आधार पर इन्होंने जो है मटेरियल इंडेक्स जो है अपना दिया था, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि तो स्थानिक कच्चा माल और तैयार वजन के अनुपात को जो है हम मटेरियल इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, या पदार्थ सूचकांक, ठीक है। और आगे अब देखते हैं कि शुद्ध कच्चा माल क्या होता है। शुद्ध कच्चा माल होता है जिनका जो है विनिर्माण के दौरान जो है वजन में कोई कमी नहीं होता है, ठीक। उन्हें हम प्योर रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया आयरन स्टील इंडस्ट्री तो आ जाएगा, वेट लूजिंग इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। तो जैसे कपास के उद्योग हैं, ये प्योर रॉ मटेरियल में आते हैं, ठीक है। इसमें जो है जो मटेरियल इंडेक्स होता है उसका मान 1 होता है, ठीक है। इसमें जो है जो कच्चा माल होता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वह बराबर ही होता है, जो मतलब जितना जो है कच्चा माल लग रहा है उतना ही विनिर्माण या उत्पादित माल भी उतना ही है, ठीक है। तो विनिर्माण के दौरान कम नहीं होता, इसलिए ऐसे उद्योग बाजार कच्चे माल के स्रोत पर कहीं भी लग सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट एरिया अप्रोच या बाजार क्षेत्र उपागम जो है औद्योगिक अवस्थिति का बाजार अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया। तो अगस्त लास्ट के द्वारा 1940 में दिया गया था बाजार मार्केट एरिया अप्रोच, या इसी में इन्होंने डिमांड कोन, ठीक है, डिमांड कोन का प्रयोग किया। इस तरह इन्होंने डिमांड कोन दिया कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर या मार्केट से दूर जाते हैं वैसे वैसे जो है लागत बढ़ता है तो डिमांड में कमी होती है, इसी को डिमांड कोन उन्होंने दिया था, ठीक है, ऐसे उन्होंने बनाया था। और इसी को मार्केट एरिया अप्रोच या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी भी कहा जाता है अगस्त लास्ट के सिद्धांत को, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट थ्योरी भी देखिए कहा जाता है। बाजार क्षेत्र का विस्तार दिया, मैक्सिमम प्रॉफिट थ्योरी दिया, और मार्केट एरिया हो गया और डिमांड कोन, ठीक है। तो ये सब लॉस से जो है संबंधित है। तो अब आगे हम देखते हैं कि संसाधन की सबसे सटीक आधुनिक परिभाषा किसने दिया। तो क्या है संसाधन की सबसे सटीक आधुनिक परिभाषा क्या है। तो पर्यावरण का कोई भी तत्व जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है और तकनीकी रूप से सुलभ है उसको हम संसाधन कहते हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन ने जो है संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं बताया, ठीक है। तो जिम्मरमैन के अनुसार रिसोर्स इज नॉट दे बिकम, है ना, संसाधन होते नहीं हुए मानवीय प्रयासों से बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है। तो जैविक और अजैविक में होता है। जैविक में जिनमें जीवन पाया जाता है जैसे वन, जीव जंतु, कोयला, पेट्रोलियम, जबकि अजैविक में जैसे भूमि, जल, वायु, धातु, खनिज, ये सब अजैविक संसाधन में आता है, ठीक है। इनका जो है वर्गीकरण प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधनों को 2 भागों में जैविक और अजैविक बांटते हैं। जैविक में वन, जीव जंतु, कोयला, पेट्रोलियम, अजैविक में भूमि, जल, वायु और धातु, खनिज आता है, ठीक है। अब देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहा जाता है। नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जो असमाप्य संसाधन होते हैं या जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, ये सब नवीकरणीय संसाधन में आते हैं, ठीक है। इनको पुनः प्राप्त किया जाता है या असमाप्य संसाधन कहे जाते हैं। वे संसाधन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा स्वतः पुनर्जीवित या नवीकृत हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन का मुख्य विशेषता क्या है, इनका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त होने पर इन्हें दोबारा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, ठीक है। तो अनवीकरणीय क्या होता है, इनकी जो संसाधन है, ठीक है, भंडार वो सीमित है और एक बार अगर समाप्त हो जाते हैं तो बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है, ठीक है। तो इसलिए इनको नवीकरणीय संसाधन कहा, अनवीकरणीय कहा जाता है। जबकि नवीकरणीय क्या है, उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है, स्वतः पुनर्जीवित या नवीकृत किया जा सकता है। अब इसके अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अधिकांश धात्विक खनिज को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब सर्वसुलभ संसाधन क्या होता है, इसको जो है ओबिक्विटस रिसोर्स कहते हैं, वेबर के द्वारा प्रयोग किया गया था। तो ऐसे संसाधन जो पूरी पृथ्वी पर समान रूप से उपलब्ध होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये पृथ्वी पर प्रत्येक जगह पर समान रूप से उपलब्ध होते हैं। और लोकलाइज रिसोर्स को भी वेबर ने प्रयोग किया था अपने सिद्धांत में, जिससे स्थानीयकृत संसाधन कहते हैं। तो वे संसाधन जो पृथ्वी के कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम, तांबा, कोयला, सोना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज रिसोर्स। और जो संसाधन पूरे वैश्विक स्तर पर फैले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वसुलभ संसाधन, ठीक है।
संसाधन भूगोल को एक पृथक व्यवस्थित शाखा के रूप में किसने स्थापित किया? तो डब्ल्यू जिम्मरमैन के द्वारा जो है इसे व्यवस्थित रूप से में विकसित किया गया, स्थापित किया गया। उनकी पुस्तक का नाम था वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज 1933। ठीक है। अब देखते हैं विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस देश में पाया जाता है? तो उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया और चीन शीर्ष देशों में शामिल है। ठीक है। तो लौह अयस्क जो है सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है और चीन में है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में जो है सबसे अधिक है। ठीक है। और साथ ही साथ चीन में भी है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यूक्रेन का क्रिवाय राग जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इस जो है लौह अयस्क के लिए है। यह पूर्वी यूरोप का एक प्रमुख औद्योगिक और खनन केंद्र है। ठीक है। क्रिवाय राग निकोपोल है यूक्रेन का, जो मैग्नीज के लिए है। ठीक है। तो क्रिवाय राग जो है लौह अयस्क के लिए, और जो है निकोपोल जो है ये मैग्नीज के लिए। ठीक है। ये भी जो है यूक्रेन में। ठीक है। इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखते हैं फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र है ना, पूछा जाता है मिलान में कि लॉरेन कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? फ्रांस में। जैसे क्रिवाय राग कहाँ पे है? तो यूक्रेन में। इस तरह मिलान में आता है उनके कंट्री से भी, लोकेशन से। तो लॉरेन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क और कोयला यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। फ्रांस में है। या इसी भूभाग के कारण ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी यूरोपों में भारी उद्योगों का विकास हुआ। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मेसाबी रेंज जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मेसाबी रेंज है वह उच्च श्रेणी के लौह अयस्क उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यह मेसाबी रेंज किसके लिए है? तो लौह अयस्क के लिए है। यह सुपीरियर झील क्षेत्र के पास स्थित, जिसने पीटर्सबर्ग जैसे इस्पात नगरों को जन्म दिया। ठीक है। तो अभी पूछ लिया जाता है मिलान में पीटर्सबर्ग कहाँ है? तो पीटर्सबर्ग जो है यूएसए में है। मेसाबी रेंज कहाँ पे है? यूएसए में है। किसके लिए मेसाबी रेंज है? लौह अयस्क के लिए। और पीटर्सबर्ग जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है। सुपीरियर झील के तट पर है। ठीक है। अब देखते हैं विश्व में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो है चूंकि कमाटा खादान कहाँ पे है? तो ये भी पूछा जाएगा चूंकि कमाटा किसके लिए है? तो तांबा के लिए है। कहाँ पे है? चिली में है, दक्षिण अमेरिका में। यह विश्व की सबसे बड़ी खुले मुख वाली तांबे की खादान है। ठीक है। तो विश्व में जो है तांबे के लिए यह खाद्यान्न फेमस है। जाम्बिया की तांबा पट्टी अफ्रीका के महाद्वीपों में क्यों महत्वपूर्ण है? इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तांबे के निर्यात पर टिकी हुई है। यह उत्तर मध्य अफ्रीका में तांबे और कोबाल्ट के विशालतम भंडारों में से एक है। ठीक है। तो जाम्बिया की तांबा पट्टी अफ्रीका महाद्वीप में क्यों प्रसिद्ध है? तो यह मध्य अफ्रीका में तांबे और कोबाल्ट के विशालतम भंडार है। ठीक है। तो जो जाम्बिया है यहाँ पे तांबा और कोबाल्ट विशालतम भंडार है। ठीक है। और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तांबे के निर्यात पर टिकी हुई है। अब देखते हैं बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया और गिनी है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद गिनी है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया में वाइपा है, यार्क प्रायद्वीप है, वहाँ पे जो है बॉक्साइट पाया जाता है। गिनी के पास विश्व का सबसे बड़ा जो है बॉक्साइट का संचित भंडार है। ठीक है। अब देखते हैं मलेशिया का किंटा घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किंटा घाटी कहाँ पे है? तो मलेशिया में। लोकेशन याद रखना है, किससे संबंधित है? टीन से। यह क्षेत्र लंबे समय तक वैश्विक टीन आपूर्ति का मुख्य केंद्र रहा है। अब देखते हैं विश्व की स्वर्ण राजधानी जोहान्सबर्ग है ना, कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में। किसके लिए? तो सोने के लिए। ठीक है। यह विटवाटसरलैंड पहाड़ियों सोने के लिए खनन विख्यात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो विटवाटसरलैंड पहाड़ियाँ भी किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। वो लोहे के लिए, सोने के लिए। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। जोहान्सबर्ग है, विटवाटरलैंड है ना। और आप जब ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे कालगार्डी है, सोने के लिए फेमस है। ठीक है। जैसे आपका कोलार है कर्नाटक में जो है भारत में। ठीक है। अब देखते हैं कनाडा की सडबरी घाटी जो है किस धात्विक खनिज के लिए फेमस है? तो निकिल के लिए और तांबे के लिए है। यह दुनिया के सबसे बड़े निकिल खनन क्षेत्रों में से एक है। ठीक है। तो सडबरी खान कहाँ पे है? कनाडा में है। किसके लिए है? तो निकिल और तांबे के लिए। ठीक है। तांबा और निकिल के लिए है। ठीक है। यह दुनिया के सबसे बड़े निकिल खनन क्षेत्रों में से एक है। बताइए भारत में जो है तांबे के सबसे बड़े खनन क्षेत्र कौन सा है? या कौन सा स्टेट जो है फेमस है? आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर आपको जानकारी हो। अब देखते हैं कोयले के वर्गीकरण में सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से 95% तक होता है।
यह नीली लौ के साथ जो है जलता है, धुआं इसमें नहीं होता, ठीक है। तो इसमें कार्बन की मात्रा 85 से 95% है, ठीक है। विश्व का अधिकांश कोयला भंडार किस काल की चट्टानों में पाया जाता है? तो कार्बोनिफेरस काल का, ठीक है। कार्बोनिफेरस काल में जो है, इसी में अगर भारत में देखें तो दो प्रकार के कोयला भंडार, एक गोंडवाना काल का है, एक टर्सरी काल का, ठीक है। तो गोंडवाना काल का लगभग 98% है और 2% आपका जो है टर्सरी काल के है, ठीक है। और कोयले का निर्माण कब हुआ? तो कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ, ठीक है। तो किस काल में अगर पूछा जाएगा तो कार्बोनिफेरस। और भारत में कौन सा सबसे अधिक? गोंडवाना काल का है, ठीक है। टर्सरी 2% है। इसी काल में घने वनों के भूगर्भ में दबने से कोयला परतों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस काल में जो है वनों का जो है भूगर्भ में दबने से कालांतर में जो है कोयले परतों का निर्माण हुआ, ठीक है। जर्मनी का रूर क्षेत्र किस खनिज पर आधारित है? ठीक है, औद्योगिक जो हृदय कहा जाता है, ठीक है, जर्मनी का, तो अब बिटुमिनस कोयला जो है पर आधारित है, ठीक है। तो जर्मनी में जो रूर क्षेत्र है वहाँ पे किसके लिए फेमस है? तो कोयले के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसे जर्मनी का काला प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, जो भारी उद्योगों का मुख्य केंद्र है, ठीक है। अब देखते हैं चीन का कौन सा प्रांत कोयले का प्रमुख घर कहा जाता है? तो सांसी और शैंक्सी है जो, ठीक है, यह जो है कोयले के प्रमुख घर है। चीन के विशाल कोयला भंडार और कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन के केंद्र है। विश्व में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश के पास है? तो वेनेजुएला और सऊदी अरबिया के पास है, ठीक है। तो विश्व में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संचित भंडार वेनेजुएला है और सऊदी अरब है उसके बाद, ठीक है। तो सबसे अधिक वेनेजुएला में है। वेनेजुएला के पास ओर्निको बेल्ट में जो है भारी कच्चे तेल का भंडार है, ठीक है। और साथ ही साथ पश्चिमी जो एशिया है वहाँ पे जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, साथ ही साथ रूस जो है, ये सब कच्चे पेट्रोलियम में जो है भंडार में अग्रणी देश है, ठीक है। ओपेक की बात करते हैं। ओपेक संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो वैश्विक कच्चे तेल के उत्पादन और कीमतों का निर्धारण करने का या नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है ओपेक के द्वारा। ओपेक क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्री है देशों का, जो तेल भंडारण वाले देश हैं जहाँ पे तेल का उत्पादन होता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1960 में हुआ और बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया के बीना में है, ठीक है। तो यह इराक के बगदाद में हुआ था इसकी स्थापना 1960 में, ठीक है। और जो है राजधानी कहाँ पे? तो ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है। तो याद रखना है कि स्थापना बगदाद में हुआ था लेकिन जो राजधानी है वियना में, ठीक है। अब देखते हैं यूएसए का टेक्सास और गल्फ कोस्ट क्षेत्र किस ऊर्जा खनन के लिए संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए है। या अमेरिका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक और रिफाइनिंग हब है, ठीक है। तो टेक्सास जो है और गल्फ कोस्ट क्षेत्र जो है किस ऊर्जा के संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक और रिफाइनिंग हब है। कच्चे तेल के परिवहन के लिए सबसे कुशल और कम लागत वाला माध्यम कौन सा है? तो पाइपलाइन है, ठीक है। पाइपलाइंस के माध्यम से जो है तेल का जो है आसानी से परिवहन हो जाता है, ठीक है। विशाल टैंकर जहाज जो है, तो पाइपलाइनों के द्वारा तरल ईंधन जो है इनका रिसाव मुक्त और निरंतर प्रवाह सुनिश्चित हो पाता है, ठीक है। अब देखते हैं प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, रूस है, ठीक है। तो उत्पादन में जो है इनका देश बदलता रहता है, वर्तमान में शायद रूस है, ठीक है। तो एक बार आप न्यू डेटा से इसको अपडेट कर लीजिएगा। वर्तमान में रूस जो है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अभी, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वर्तमान में रूस हो गया है, तो इनका क्रम बदलता रहता है, ठीक है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पारंपरिक भंडारण में सबसे अधिक रूस है, ठीक है। और उत्पादन में देख लीजिएगा कि रूस यूएसए है। न्यू डेटा अपडेट करके कमेंट करिएगा आप लोग। सेल गैस के निष्कर्षण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जो है ना, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का प्रयोग किया जाता है सेल गैस के निष्कर्षण के लिए जो है। गहरे भूगर्भ में सेल चट्टानों को उच्च दबाव वाले जल और रसायनों से तोड़कर गैस निकाली जाती है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा मुख्य स्रोत यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में, कजाकिस्तान में और कनाडा में है, ठीक है। कजाकिस्तान दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो कजाकिस्तान जो है यह यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और भंडारण की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में है, कजाकिस्तान में है और कनाडा में है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक है, फिर कजाकिस्तान, फिर कनाडा में है, लेकिन उत्पादन में जो है कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया जो है भंडारण में है और कजाकिस्तान जो है उत्पादन में।
विश्व में थोरियम का जो है प्रसिद्ध भंडार कहाँ है? तो केरल के तटीय बालू जो मोनोजाइट बालू है वहाँ पे जो है थोरियम के लिए जो है विख्यात है भंडारण में। थोरियम भविष्य के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है। जल संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? तो एक प्रकार का नवीकरणीय चक्रीय जो है साइक्लिक रिन्यूएबल रिसोर्स है। जल विज्ञान चक्र के माध्यम से पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है, परंतु इसकी स्थानिक उपलब्धता बदलती रहती है। विश्व के कुल जल भंडारण का कितना प्रतिशत भाग मीठे पानी के रूप में उपलब्ध है? तो लगभग 2.5 से 3% जो है, लगभग 2.5 से 3% जो है फ्रेश वाटर के रूप में। इस मीठे पानी का अधिकांश भाग हिमनदों और ध्रुवीय बर्फ के रूप में संचित है। ठीक है, हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। मृदा अपरदन प्राकृतिक संसाधनों की कौन सी प्रमुख समस्या है? मृदा संसाधन का क्षरण और उत्पादकता में कमी या जो है मृदा की जो है वर्तमान सबसे बड़ी प्राकृतिक समस्या है। तीव्र ढालों पर वनों की कटाई, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों से उपजाऊ परत नष्ट होना, ये सब कहीं न कहीं एक समस्या है मृदा के लिए। ठीक है, इससे जो है वना का जो मृदा की जो ऊपरी परत है ये नष्ट होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि मृदा के बनने में जो है काफ़ी लंबा समय लगता है। ठीक है, अब रिसोर्स डिप्लेशन का मूल कारण क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट और मानव द्वारा संसाधनों का अत्यधिक जो है अनियंत्रित दोहन जो है, या जनसंख्या विस्फोट और मानव द्वारा संसाधनों का ठीक है, तो रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है, कारण क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि से साथ ही साथ मानव के द्वारा संसाधनों का अत्यधिक या अनियंत्रित दोहन जो है, या रिसोर्स डिप्लेशन का जो है महत्वपूर्ण कारण है। इससे संसाधनों के प्राकृतिक पुनरुत्पादन की दर से अधिक दर पर उनका उपभोग हो जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना किस रिपोर्ट में पहली बार औपचारिक रूप से आई? तो ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में। आवर कॉमन फ्यूचर, जिसने वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच संतुलन पर बल दिया। ठीक है, तो ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। कब आया? 1987 में। इसका शीर्षक क्या था, थीम क्या था? तो आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, जिसने वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच संतुलन पर बल दिया। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने 50 प्रश्नों को जो है यहाँ पे कंप्लीट किया। आगे जो है अगले पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर यह सीरीज जो है हमारा आपका पसंद आ रहा हो और कम से कम समय में चीज़ों को हम रिवाइज करें, देखिए अभी पूरा यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी बचा हुआ है और सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन है जो आ सकते हैं भविष्य में। ठीक है, तो इस तरह हम लोग पूरा डिटेल से जो है कवर करेंगे।